नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाज़रीन 11 दिनों तक एक तरह से फिलिस्तीन की आबादी पर, गजा पर जिस तरह से इजराइल के लगातार हमले हो रहे थे और इधर से जो फिलिस्तीनी जो अस्करियत पसंद है, जो लड़ाके हैं, जो हमास का ग्रुप है, वो इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती थी कि इन दोनों में अगर ताकत का मुआवजा किया जाए तो उसका कोई एक दूसरे से मुकाबला ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो हालात पैदा हुए थे और उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि कब जाकर ये तातुल, ये जो हालात, ये संगीनी है वो खत्म होगी। लेकिन 11 दिनों के बाद जंग बंदी का ऐलान हुआ और इस जंग बंदी से न सिर्फ गजा या फिलिस्तीन या इसराइल बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया ने जो है वो राहत की सांस ली है। क्योंकि इन 11 दिनों में ऐसे कई मामले आए जब कई मुल्कों की तरफ से इस ताल्लुक से बयानात आए और ऐसा लगने लगा कि शायद पूरी दुनिया या तमाम जो ममालिक हैं वो धीरे धीरे दो तरफ से दो धड़ों में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन लगातार आलमी दबाव का सामना करने वाले और ख़ासतौर से जिस तरह से हमलों में बच्चों की मौतें हो रही थी, ख़वातीन की मौतें हो रही थी, जिस तरह से रहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था एयर स्ट्राइक में, उसको लेकर कई ममालिक में आम आवाम भी सड़कों पर आ गई और उस तरह से जो मुतल्लिका ममालिक हैं उन पर काफ़ी दबाव बना। और अब ये समझा जा रहा है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कुछ घंटों कबल की हैं, यानी कि जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी शब है, रात 2 बजे इस पर जो इस जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया था। उसके बाद से गजा में और मस्जिद अल-अक्सा के कंपाउंड में, अहाते में, फिलिस्तीन के दीगर इलाकों में, यहाँ तक कि जो इसराइली आबादी के बीच रहने वाली कुछ जो अरब्स हैं उनमें भी खुशियाँ मनाई गईं और उनका अपना ये दावा था कि इसमें हमारी दरअसल जीत हुई है, हमास की जीत हुई है, फिलिस्तीनी मुसलमानों की जीत हुई है, उनका ये कहना था। इसमें किसने क्या रोल निभाया ये बहुत हद तक वाजे है। यूएन में किस तरह से तमाम ममालिक ने अपनी अपनी बातें रखी, अमेरिका का किस तरह से पहला स्टैंड रहा, तुर्की ने इसके बारे में क्या कहा, मिस्र का जो रोल है वो कितना इसमें काबिल सताइश है, चूंकि जो बाइडेन ने खुद कहा है कि मिस्र की रोल की हमें तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरा जो ये मिड ईस्ट है, इसके साथ साथ उनके हवाली या उनके जो एक अलायंस है तमाम दोस्तों का, दोस्त ममालिक का, वो इस मामले पर सब जो है एक नजरिया ये जरूर हो गए थे कि किसी भी सूरत में ये जो स्ट्राइक हो रही है वो बंद होनी चाहिए और वहां पर अमन बहाली होनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इतनी जल्दी जंगबंदी की तवक्को दुनिया कर रही थी या फिर ये कि इससे भी पहले ये जंगबंदी हो सकती थी। और सवाल ये भी है कि क्या इसे वाकई जंग कहा भी जाए या ना कहा जाए। और दूसरा अहम सवाल कि अब जो हालात बने हैं इसके बाद क्या ये जो अमन का माहौल यहां से अब शुरू हुआ है, क्या ये बहुत तवील मुद्दती होगा? क्या इस बारे में यूएन पर जो पहले के इसके गाइडलाइंस उस पर पूरी तरह से अमल दरामद दोनों जो ममालिक है वो करेंगी? क्योंकि आज भी जो जुमे की नमाज के बाद मस्जिद अक्सा की जो तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आज की जो तस्वीर है जुमे की नमाज के बाद, ये मस्जिद अक्सा की आज की तस्वीर है जहां पर यह देखा गया कि इस्राएली पुलिस जो हथियारबंद थी उससे टियर गैस यानी आंसू गैस के गोले दागे और वहां पर एक तनाव का माहौल फिर से बन गया है। खासतौर से मकबूजा जो मशरक़ी यरूशलेम का इलाका है वहां फिर से एक तनाव का माहौल है। इसलिए यह सवाल उठता है कि ये कितनी तवील मुद्दती ये जंगबंदी जो है ये कायम रह पाएगी। हमारे पास ऐसे कई सवालों के जवाब देने के लिए बहुत सारे माहिरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के, और अनिल त्रिगुनाथ हैं जो साबिक एम्बेसडर रह चुके हैं, और तनवीर अहमद हैं जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और हमारे साथ हैं इनामुर रहमान गयूर साहब सीनियर सहाफी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं अनिल साहब आपके पास आऊंगा, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं, आप किस तरह से इस पूरे हालात को देख रहे हैं? जंगबंदी गैर मशरूत यानी कोई कंडीशनल ये सीज फायर नहीं है, अनकंडीशनल सीज फायर है। क्या ऐसी ही तवक्को थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी उम्मीद कर रहे थे, या ये 11 दिन भी नहीं चलना चाहिए था और पहले हो सकता था?
चलने की बात तो दूर रही, मैं तो सोचता हूँ होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन यह है कि हर चीज का कभी ना कभी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। ऐसा आप देखेंगे कि पीछे इसके होने से हुआ क्या। इसके होने से सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैलेस्टीनियन कॉज था, जो बैक बर्नर पे था अब तक, वो अब एक सामने आ गया है सबके लिए। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रायोरिटी नहीं थी अब तक, वो एक प्रायोरिटी बन गई। ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है इसका। दूसरी चीज ये है कि ये हमास और इजराइल के बीच में जो ये हुआ, उसके लिए मैं समझता हूं कि उनकी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म था दोनों का, चाहे वो नेतान्याहू का हो या हमास लीडरशिप का हो, वो दोनों को उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ है अपने जाती तौर पे। लेकिन उसका जो एक सिविलियन स्ट्राइक हुई है, जितने लोगों की जाने गई हैं, जितने लोग घायल हुए हैं, जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो सब एक अननेसेसरी था और उससे ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज जो इजराइल को अभी एक फेस करनी पड़ रही है, वो अंदरूनी प्रॉब्लम है उनकी, क्योंकि जो अरब इजरायली हैं और जो जूइश इजरायलीज हैं, जो उनके बीच में तनाव आपस में काफी बढ़ गया है इस बार। ये एक नई चीज देखने को मिली है। तो मैं ये समझता हूं कि जो ये हुई है, ये बहुत अच्छी तरह सीज फायर हुआ, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी भी हो सकती थी। लेकिन इजराइल के जो नेतान्याहू हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनका सीधा मानना था कि उनके पास अपनी एक ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने एक अपना हमास के जो पहले ही 2-3 दिनों में आपने देखा होगा 10-12 बड़े बड़े कमांडर्स को उन्होंने मार गिराया, तो उनको इंटेलिजेंस तो सब पता है। तो उनका आइडिया बेसिकली ये था किस तरह इसको कम से कम कर दिया जाए। दूसरी तरह ये भी हो सकता है कि चूंकि इस वक्त अमेरिका इंटरेस्टेड है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने में, और हमास को ईरान काफी सपोर्ट करता है हमेशा से, तो किसी तरह से ईरान को प्रोवोक किया जाए। बट फॉर्चुनेटली ईरान थोड़ा इससे अभी दूर ही रहा। क्रिटिसिज्म सबने किया, कंडेम। तीसरी चीज जो हुई है वो ये है कि हमने देखा कि अरब स्ट्रीट चार्ज अप हो गई इससे। अभी तक ये चीज थोड़ी काफी नीचे जाती जा रही थी। जैसे हमने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए यूएई, बहरीन और आपके सूडान और मोरक्को के साथ में, इजराइल के और बाकी कंट्रीज के साथ में। तो अब उसके ऊपर थोड़ा बहुत तनाव बढ़ने का आशंका है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चूंकि अब जो ये एक सीज फायर है, पहली चीज तो ये कि होल्ड करे सीज फायर पूरी तरह से, और दूसरी चीज ये है कि इमीडिएटली इसके बाद में किसी तरह से भी एक पीस डायलॉग शुरू होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और उसके लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह इसके अंदर प्रवेश होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैं आपने जो बातें कही हैं इस पे थोड़ा राय लूंगा। हमारे साथ तनवीर अहमद हैं, माहिर है खारजी उमूर के। तनवीर साहब, आप इन पूरे मामले को कैसे देखते हैं? और जैसा अभी अनिल साहब ने बताया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इससे हमें अब जो होना था हो गया, इससे हासिल क्या हुआ? क्या नेतन्याहू, यानी जहां पर अभी एक मजबूत हुकूमत बनी है इसराइल में, क्या उनके लिए भी एक सियासी मजबूरी थी? क्या अमेरिका की जो नई लीडरशिप है उनका भी एक इम्तिहान था कि उनका स्टैंड क्या होता है, वो कैसे इसको डील करते हैं? क्या जो अरब ममालिक की फिर से एक लाइनिंग अप है, क्या उसका एक टेस्ट होना था? क्या हासिल हुआ इससे? जवाबात मिलते हैं और देखिए इसमें बहुत सारे सवालात के जवाबात हमारे सारे और नए सवालात हमारे सारे ने अच्छा तज्जिया किया। इसके जो तनवीर साहब, मैं माजरत के साथ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। मैं इसी सवाल को वापस ले चलता हूं डॉक्टर राजन कुमार के पास, जो एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। तब तक शायद आपकी आवाज थोड़ी दुरुस्त हो जाए, जो तकनीकी खराबी है। डॉक्टर राजन, मेरा सवाल मुझे लगता है दोहराने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये सब लोग मानते हैं। इतनी जानें जाया हुई, बहुत सारे खवातीन, लेडीज और बच्चियां और बहुत सारे बेगुनाह मारे गए। लेकिन अब यहां के बाद आगे ये जो एक जंग बंदी है, ये कितनी लंबी जा सकती है? क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता कदम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होता। अगर वहां पे जो प्लेयर्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, वो शुरू से एक्टिव होते। शुरू के दिनों में आपने देखा कि पहले के 2-3 दिनों में जो यूएस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस या मैसेज आने चाहिए थे, वो नहीं आया। वो अगर चाहते तो पहले से ही इजराइल पे दबाव बना के इसको रोक सकते थे, लेकिन उनका बाद में स्टेटमेंट आता है कि सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन होना चाहिए। तो जो यूएस जो दबाव बना सकती थी वो वहां पे नहीं बना रही थी। तो इसका जो एम्बिग्विटी है इस ढंग के स्टेटमेंट का, इसका फायदा
जो एक राइट विंग हार्ड लाइनर लीडर नेतन्याहू हैं वो उठा रहे थे, और दूसरी आप देखेंगे कि हमस भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो ये जो मेन प्लेयर्स है वहां पे, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स है अगर सिस्टमिक लेवल पे बात करें, दूसरा कि जो ये दोनों प्लेयर्स हैं, हमास जो कि गाजा का सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे कंट्रोल करता है और वहां पे उसको उसकी अथॉरिटी लोग उसको मानते हैं, तो वो और प्लस नेतन्याहू, ये दोनों अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे और दोनों ने देखा कि अभी विक्ट्री क्लेम किया है, लेकिन सच मायनों में अगर देखें तो किसी की विक्ट्री नहीं हुई है। और आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या इससे लॉन्ग टर्म कोई भी वहां पे कोई स्टेबिलिटी आएगी, कोई भी निगोशिएशन आएगा, तो मेरा बहुत ही क्लियर मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल की पॉलिसी है कि टू नेशन जो नेगोशिएशन फॉर्मूला है उसको इजराइल बिल्कुल भी नहीं मानता है। दूसरी ओर अगर आप हमास की बात करेंगे तो हमास भी इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इस कारण से, और वहां पे अभी सिचुएशन इतने बदल चुके हैं क्योंकि इजराइल की जो पॉलिसी है बिल्कुल इलीगल है, वो एक ऑक्यूपेशनल फोर्स के रूप में वहां पे बिहेव करती है। जो ईस्ट जेरूसलम की बात करें या वेस्ट बैंक या गाजा की बात करें तो वहां पे जो उनकी रीसेटलमेंट की पॉलिसी है उससे अब वह टू स्टेट की जो एक नेगोशिएशन हो सकता था वह भी काफी मुश्किल हो गया। अगर मैं कुछ दिनों की बात करूं तो लगभग 7 फोल्ड मतलब 7 गुना इंक्रीज हुआ है ज्यूइश पॉपुलेशन का ईस्ट जेरूसलम में और गाजा में भी। तो उस ढंग अगर रीसेटलमेंट की पॉलिसी अगर इस ढंग से चलती रहे तो वहां पे टू नेशन जो एक फॉर्मूला दिया जाता है उस पर भी काम करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि यह अभी भी जो वन नेशन फॉर्मूला है जिस ढंग से इजराइल वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आप जानते हैं कि अभी जो स्टार्ट हुआ था यह इसके लिए पूरी तरह से इजराइल जिम्मेदार है। जिस ढंग से अलक्सा में या फिर शेख जरा में उन्होंने एविक्ट करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किए, ज्यादती की, फायरिंग की, उसके कारण से वहां पे लोग काफी भड़क गए थे। और इस बार पहली बार देखा गया कि इजराइल में भी जो अरब पॉपुलेशन है और जो ज्यूइश पॉपुलेशन है उसमें भी क्लैशेस अलग अलग जगहों पे हो रहे थे, इंटरनल क्लैशेस शुरू हो गए थे। जी। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी है, जो सीज फायर की पॉलिसी है, उससे एक ही चीज निकल के आता है कि स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, जिससे कि हमास भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज फिर से करेंगे। नेतन्याहू वहां पे अपने जो चूंकि अनस्टेबल वहां पे पॉलिटिक्स है, उनको सपोर्ट नहीं है, कोalition अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में, तो वो फिर से उसको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मैं एक बार तनवीर साहब के पास फिर जाना चाहूंगा। तनवीर साहब की अगर आवाज हमें सही से मिल पाए। तनवीर साहब, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये सब लोग कह रहे हैं। पूरी जो इंसानियत जो है, आलम इंसानियत, वो ये इस बात को मानती है, लेकिन जो हुआ उससे हासिल क्या हुआ? सवाल इस तरह से है कि जिस तरह से यूएन में जब टर्की के सफीर वहां पर दिखा रहे थे, प्लाकार्ड हाथ में लेके पोस्टर दिखा रहे थे कि देखिए ये पहले फिलिस्तीन कितना था और अब फिलिस्तीन कितना रह गया है, तो क्या ये इसी मतलब डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा कि इजराइल बड़ा से बड़ा ऑक्यूपेंट होता जाएगा और फिलिस्तीन छोटे से छोटा होते हुए वो जो है उसकी वो शनाख्त ही खत्म हो जाएगी? ये किस तरफ यहां से आगे बढ़ने वाला है? इजराइल के अज़ायम तो यही है, सिर्फ फलस्तीन ही को खत्म करना नहीं है, बल्कि वो तो चाहता है कि फलस्तीन ही को खत्म करना नहीं है, बल्कि वो तो चाहता है कि कुछ इलाका जो जॉर्डन और इजराइल और सीरिया और इजिप्ट, वो तो बड़ा प्लान है उनका। जो जियोनिस्ट प्लान है वो एक अलग है। तो बहरहाल उस पर तो वहां की जो एक्सट्रीम राइट विंग लोग हैं, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टियां हैं, वो तो यही डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन अब इसके बाद उनका आगे बढ़ना कितना मुमकिन है ये डिपेंड करेगा अमेरिकन पॉलिसी पे। जैसा कि अभी बात आई, बाइडेन ने जो ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला तो उनके सामने जो प्रायोरिटी थी वो चाइना की प्रायोरिटी थी, ईरान की प्रायोरिटी थी। अब ये नए हालात पैदा हो गए हैं, तो अब शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेगा और अगर इसराइल को कंटेन करने में, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कंटेन करने में अगर अमेरिका पॉजिटिव रोल अदा करता है तो फिर ये रुक सकेगा, जिसका इम्कान बहुत कम है। लेकिन तनवीर साहब, जो बाइडेन ने जो बातें कही है व्हाइट हाउस में, जो उन्होंने सीजफायर के हवाले से जब बातें की, जो अनाउंसमेंट किया, अपनी तरफ से जो बात रखी, उसमें उन्होंने 2-3 चीजें कही। एक तो ये कहा कि दोनों के लिए ये एग्जिस्टेंस का सवाल है,
फिर ये कहा कि जो नुकसान इजराइल का भी हुआ है उसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे, उसकी भरपाई हो सके। जिंदगी जीने का हक दोनों को है, फिलिस्तीनियों को भी है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ मिस्र की उन्होंने बहुत तारीफ की है कि उसने आगे बढ़ाया। तो क्या ये समझा जाए कि अमेरिका ने साफ इशारा दे दिया है कि वो इजराइल के एक्सपेंशन पॉलिसी के साथ डटकर अभी भी खड़ा है और खड़ा रहेगा? ऐसा कहना इमीडिएटली मुश्किल है, इसलिए कि 4 दिन पहले बाइडन साहब ने नेतन्याहू से पूछा, परमिशन गोया कि आप क्या सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ये एक चीज है। फिर दूसरी तरफ देखिए, डोमेस्टिक जो अमेरिका में डिस्कशन हो रहा है, 20 कांग्रेसमैन जो है पूरे ओपनली सपोर्ट करते हैं, मतलब अगेंस्ट थे इजराइल के। और जो वहां पर प्रोटेस्ट हुए और मीडिया में जो बातें आई, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट तो बाइडन पर पड़ा है, लेकिन इस तरह की पॉलिसी मतलब झुकाव वाली और कभी इधर जाने और कभी उधर जाने वाली माजी में भी रही है। तो ये अब वक्त ही बताएगा कि किस तरह जियोनिस्ट लॉबी और किस तरह इजराइल परसू करता है पूरी चीज को। अब देखिए, इजराइल के अंदर भी जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, वो आज जबरदस्त एहतजाज किए हैं। उनका ये मानना था कि ये जंगबंदी नहीं होनी चाहिए थी। जी, ओके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू का बड़ा गलत फैसला है। इजराइल की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रही है। तो इस माहौल में अब बाइडन साहब अगर ये स्टैंड लेते हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये स्टैंड लेती है कि इजराइल को कंटेन किया जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कई बार यूएन ने रेजोल्यूशन पास किए, कहा कि 67 का जो स्टेटस है वो बाकी रहना चाहिए। अमेरिका स्टेटमेंट देता रहा है, लेकिन इजराइल उस पर अमल नहीं करता है। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। माज़ेरत साथ हमारे साथ इनामुर रहमान गयूर साहब है, सीनियर सहाफी। गयूर साहब, बहुत तरह के सवाल हैं और जवाब भी आ रहे हैं। मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूं कि यहां से आगे क्या देख रहे हैं आप? मैं आगे थोड़े दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए मैक्सिमम जंगबंदी देख रहा हूं। फिर कोई ना कोई प्रोवोकेशन इस तरह का जो है होगा, जिसके अंदर एक नी जर्क रिएक्शन जो है फलस्तीनी देंगे, हमास वाले देंगे, और उसको बहाना बना के अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन की तरफ फिर आगे बढ़ता रहेगा इसराइल। क्योंकि इसराइल जो है वो पूरी तरह से फलस्तीन पे कब्जा करने पर खाने होने वाला नहीं है। उसके जो ग्रैंड प्लान्स हैं, वो ग्रैंड प्लान 100 साल 1897 से जो है वो तय हैं। और उन लोगों ने 1948 के वक्त भी इसराइल ने जो पीस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, उस वक्त अपने प्राइवेट जर्नल्स में अपने लोगों को ये बात बताई थी कि फिलहाल ये लेते हैं और उसके बाद आगे और बढ़ते जाएंगे। तो ये जो जंगबंदी हुई है, ये इसराइल के लिए थोड़ा सा शॉक का मौका भी था कि, और नेतन्याहू साहब के लिए बड़ी कठिन कठिनाई से गुजर रहे थे वो अपने करियर से मुतालिक। वो सारी चीजों की वजह से एक लिमिटेड बड़ा ब्लडी किस्म की जो है नोज दी उन्होंने हमास को और फलस्तीन को, भयानक किस्म का डिवास्टेशन कॉज किया। और अब उनको सूट करता है कि इजिप्ट के मेडिएशन से जो है वो सीज फायर करें। बेशक पहली बार हमास के लोगों ने या फलस्तीन के लोगों ने इस पर खुशी मनाई है कि उनको ऐसा दिखा कि उन्होंने किसी तरह अपनी बात को मनवाया है, लेकिन वो बात को मनवाना एक टेम्पररी रिलीफ है। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव फ्रॉम ऑल साइड्स एंड फ्रॉम ऑल राइट थिंकिंग पीपल, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए और जो बाइडन साहब की मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए उसको। 1986 के जो बाइडन की अगर आप तकरीर सुने तो उन्होंने ये कहा था कि दिस इज द बेस्ट $3 billion that we have spent on Israel, and if there was no Israel we would have to create one. तो इसराइल सिर्फ फलस्तीन के ऊपर रुकने वाला नहीं है। इसराइल का ग्रैंड प्लान जो है उसको सपोर्ट करते हैं जायनिस्ट, और जायनिस्ट में क्रिश्चियन जायनिस्ट भी बहुत ज्यादा हैं। और ये सिलसिला तकरीबन 1913 से चल रहा है, जब अमेरिकन जायनिस्ट ने क्रिश्चियन जायनिस्ट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है राजी किया था इस बात पे कि लेटर डेट में वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो।
तो ये जंगबंदी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक सवाल इरहाम साहब, छोटा सा जवाब चाहूंगा, छोटा सा, कि क्या ये जो सिचुएशन वहां पैदा हुए, वहां जो हालात बने, क्या इसने अरब ममालिक को एक बार फिर से रीअलाइनमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए मजबूर किया है? नहीं, अरब ममालिक कभी भी रीअलाइन नहीं हो सकेंगे। ये बहुत बड़ा मौका था, अगर अब नहीं हुए तो आइंदा भी नहीं होने वाले हैं। अरब ममालिक जो है, सबसे पहले तो ये है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है नहीं, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मतलब उनको वोटर्स की कोई परवाह है नहीं। वो वहां पर हैं अपनी अपनी जगहों पर टिके हुए, अमेरिका और इसराइल की हमदर्दियों की वजह से, उनकी जो है मदद की वजह से। तो पब्लिक में जो अराउजल है, वो अराउजल मुमकिन है कि गवर्नमेंट्स ऑफ द टाइम को, ब्रिटेन है, जर्मनी है और अमेरिका है, उन लोगों को थोड़ा सा स्लो जाने पर, इसराइल की मदद करने में थोड़ा सा स्लो जाने पर पब्लिक ओपिनियन मुमकिन है अपनी गवर्नमेंट्स को रोके। वरना ऑन अ पॉलिसी लेवल, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल, ऑन अ क्राइसिस लेवल, ऑन अ क्या कहते हैं कि फलस्तीन की बदतरीन किस्म की जो तबाही हो रही है, हाँ, वो तबाही को रोकने के ख्याल से, या वहां की जो इंसानी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, उसको रोकने के ख्याल से कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। मैं एक फाइनल कमेंट लेता हूं जरा अनिल साहब से। अनिल साहब, जैसा मैंने आपको ये तस्वीर अभी देखिए, ये तस्वीर जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये आज की तस्वीर है कि आज वहां नमाज जुमा के बाद मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है अहाते में, वहां पे फिर से इसराइली जो पुलिस वाले पहुंचते हैं और रबर बुलेट फायर करते हैं और टीयर गैस फायर करते हैं। यानी फिर से वहां पर एक ईस्टर्न यरूशलेम में इस तरह के हालात बन रहे हैं। क्या इससे क्या मतलब क्या दिख रहा है आगे, क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप वहां पे अल-अक्सा मॉस्क में गए हैं तो आप ये देखेंगे कि वहां पे ऑर्डिनरीली भी जो है एक टेंशन का माहौल रहता है जब भी, क्योंकि पुलिस वहां पर जो है उसको कंट्रोल करती है, और वहां पे थोड़ा बहुत एक ये हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से कहिए, या ये रीजन कि वो पाक जगह है, तो वहां पर ये दूसरे मजहब के लोगों को इस तरह से नहीं आना चाहिए, ये भी है वहां पर। तो ये एक स्टैंडर्ड सा बात है। लेकिन इस वक्त चूंकि दोनों इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के बीच में कहिए, ये ज्यूज और मुस्लिम्स के बारे में कहें अगर, तो एक टेंशन जो है और तरह का बढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या है कि अगर जो पैलेस्टीनियंस इस बात को सोचें कि उन्होंने इस जो अभी वॉर हुआ है उसमें उनकी जीत हुई है, जैसे हमास कह रहा है, या ज्यूज कहें कि उसमें हमारी, क्योंकि ये पुलिस और इसके बीच में, और शुरू में भी आपने देखा होगा कि ये जो अल-अक्सा के ऊपर जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो भी पुलिस की एक्सेसेस से हुई थी। जी हाँ। बट ये पुलिस का कंट्रोल यरूशलेम में अगर आप देखें जाके, तो वहां पे हर जगह जो है पुलिस वो जनरली एज सच कंट्रोल करती रहती है और अपना सिलेक्टिवली जो उनका मनाता है। देखिए, वैसे तो जॉर्डन जो है, किंग जॉर्डन वहां के कस्टोडियन है होली मॉस्क के, लेकिन उनकी वहां पे इतनी नहीं चलती है। तो मेरा कहना यह है कि ये शुरू की बात है, और चूंकि ये इनिशियल रिएक्शंस जो है इस वक्त यूफोरिया कहिए, या एक तरह का लोग मॉर्न कर रहे हैं उस बात को जो डेथ्स हुई है, जो तो उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं कि, और बहुत शुक्रिया आप तमाम बहुत खास मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है, उम्मीद बस यही करनी चाहिए कि अमन की बहाली हर हाल में जो है वो यकीनी हो, और इसमें जो जिसका किरदार हो सकता है वो अपना किरदार निभाए। आदाब।